जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ तुझे याद करेंगे, तुझे याद करेंगे। सभी को जय श्री राम, राधे राधे। कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। आपके बीच आज मैं एक और सच लेके आई हूँ और आप मेरा सच सुन रहे हैं। मेरा क्या कसूर, मेरी ज़िंदगी का सच। जिन्होंने लास्ट वीडियो मेरा 154 सुना होगा कि हरिद्वार उत्तराखंड खड़खड़ी से एक दूध वाला हमारे घर में लगाया गया था साजिश के तौर पर, कि ताकि माँ बेटी को प्यार के झांसे में फंसाकर इन्हें लव जिहाद वाली कहानी दिखा दी जाए। जिन्होंने नहीं सुनी वो मेरी ये लास्ट वीडियो 154 पर जाकर के सुन सकता है। वो भी रूमा बेरी के तहत साजिश और प्लानर का कहीं ना कहीं हिस्सा था। अब आज दूसरा सच मैं आपके सामने लेके आई हूँ कि एक मेरा जो मैं गाना गा रही हूँ ना, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, है ना, जहाँ हम होंगे वहाँ तुझे याद करेंगे। मैं तो याद आज भी करती हूँ, लेकिन याद करने के तरीके अलग अलग है। मैं खुशी से याद करती हूँ, मैं मन से याद करती हूँ, मैं अच्छी भावना से याद करती हूँ। लेकिन जो जिसके लिए गाना गा रही हूँ वो मुझे नफ़रत से याद करता है, लालच से याद करता है, अपने मतलब से याद करता होगा, गाली गलौज भी देता होगा, तो उसकी और मेरी स्थिति में काफ़ी अंतर भी दुनिया को नज़र आ रहा होगा और उसे खुद भी नज़र आ रहा होगा। एक ही मोहल्ले के पले हुए, ठीक है, और अपने अपने कर्म के अनुसार हमने कहाँ तक अपनी ग्रोथ करी है लाइफ में, ये जानता ही होगा वो। और वो कौन है आपके बीच में अभी मैं जल्दी नाम खोलने वाली हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। और पहले ये तो जान लीजिए मैं कौन। मैं ईशा, पुत्री स्वर्गीय अशोक कुमार अरोड़ा जी की, हरिद्वार उत्तराखंड से आप मुझे सुन रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं। मेरा क्या कसूर, मेरी ज़िंदगी का सच में। इसके लिए आप सभी को थैंक यू और आप सब पर महादेव कृपा बनाए रखे, क्योंकि आप मुझे अपना कीमती समय दे करके मुझे सुन रहे हैं। आई होप आपको कहीं ना कहीं मेरी सच्चाई से ही तो पता लग रहा होगा कि मैं इतनी परेशानियों में भी मुस्कुराती रहती हूँ और मैंने आज तक ये राज किसी के आगे नहीं खोले। लेकिन आज मैं एक और सच का खुलासा करने जा रही हूँ और ये खुलासा है मेरे बचपन के फ्रेंड का। आप फ्रेंड कह लो। बचपन में जब हम साथ पढ़ते थे जोगीवाड़े स्कूल में, तो रविंदर टारगेट नींबूखेर, रविंदर शर्मा जी बेचल एम्प्लॉय, इनके दूसरे बेटे पुष्पेंद्र शर्मा जो हमारे साथ जोगीवाड़े स्कूल में पढ़ता था। फिर जब मैं 6 में आई तो मैं सेवा सदन स्कूल चली गई और ये अलग स्कूल में चले गए। लेकिन पड़ोसी तो हम रहे ना, सिलेबस भी एक साथ रहता था, एक दूसरे से कॉपी पेन लेन देन करना, कॉपी का सिलेबस सबका एक ही होता था, चाहे भल्ला कॉलेज पढ़ो चाहे सेवा सदन पढ़ो। तो इस तरह से, और साथ ही खेलते थे, साथ ही छुपन छुपाई, पौसम पार, ये सब हम मोहल्ले में खेलते थे बच्चे एक साथ होकर के। और ये भी अच्छा व्यवहार का था। तब ये अपने तीनों भाइयों में से सबसे अच्छे व्यवहार का यही था। और आज ये सबसे अजीब सी हरकतें करता है अपनी फैमिली में। और आज अगर ये मुझे सुन रहा है तो आज मुझे पहली बार भी मौका मिला है इसे सुनाने का, क्योंकि मैं आज तक इसने मेरे साथ इतनी इतनी हरकतें करी, मैं इसके मुंह नहीं लगी। इसलिए नहीं कि मैं डरती थी, मैं चाहती तो 2 मिनट में कानून में डाल देती तुझे। मैं माना कि पुलिस तेरी है, हमें पता है, तू बिन पैंदी का जो लोटा है। कभी तो माननीय मदन कौशिक जी के साथ लटक जाता है बैंगन की तरह, कभी तू कांग्रेसियों को यस बोलता है, कभी तो नरेश शर्मा, कोई एक नरेश शर्मा जी हैं कोई, अब इसके क्या बोलूँ, जो भी है, ये इनके साथ मैंने कई बार देखा। नरेश शर्मा जी जो माननीय मंत्री मदन कौशिक जी के रिश्तेदार भी रहे हैं वो। कभी ये अजय भैया के साथ रहा जो मंत्री जी के हैं रिश्तेदार। तो ये इस तरह से अपनी टीम बदलता रहा। मैं यही सोचती हूँ, मैं इन लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि आप इतने बड़े बड़े लोग होकर के भी आप एक बैंगन के साथ बैंगन को लटका लेते हो। बंदा अपनी इमेज देके भी रख करता है, तो आप लोग इतने बड़े बड़े मंत्री हो, इतने अच्छे हाई प्रोफाइल्स के लोग हो,
और आप एक बैंगन को साथ लेके घूमते हो। ये वो बैंगन है जो उस नींबू घेर से कभी भी बीजेपी के वोट नहीं दिलवा सका। ये वो बैंगन है, खाता आपकी थाली में। अगर माननीय मंत्री जी सुन रहे हैं मुझे, मेरे बड़े भाई मदन कौशिक जी सुन रहे हैं, तो खाता आपकी थाली में, पर छेक भी आप ही की थाली में करता है। उस मोहल्ले से कांग्रेस तो छोड़ो बीजेपी भी नहीं आने देता। आपके मुंह पे तो बहुत अच्छा हो जाता है और पीठ पीछे ये सबको भड़काता है कि यहां से बीजेपी नहीं आनी चाहिए। आखिर क्यों? क्योंकि ये पक्के कांग्रेसी हैं। और मुझे कोई कांग्रेसी बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है। बंदे काम वो करो जो अच्छा हो, जो हमारे समाज के हित में हो। ठीक है, हमारा अमन भाई हो, चाहे अब हमारा वर्तमान में हिमांशु पार्षद बनाए, लेकिन काम की नहीं है कोई। हिमांशु को तो बुरा लग रहा होगा सुन करके, मैंने इसको कॉल की थी अपनी बहन हिमानी के लिए मदद के लिए, तो इस बंदे ने मुझे ब्लॉक ही मार दिया। तो फिर जब आप लोग जनता की मदद नहीं करोगे तो कौन आपको याद करेगा दोबारा? चलिए, आज का ये टॉपिक मेरा नहीं था। आज मेरा स्पेशल बचपन का प्यार पुष्पेंद्र शर्मा के ऊपर है, क्योंकि ये वहीं का तो हेड है। इसे उसी मोहल्ले का गुंडा कह लो, बदमाश कह लो, माफिया कह लो, लालची कह लो, भू माफिया कह लो। इसने इतना जीना हराम हमारा कर दिया था। मैं चाहती तो मैं तुझे पूरी जिंदगी कोर्ट में लगा देती, तेरी जिंदगी को, और पैसे भी तो उधार ले लेके आता और वकीलों को भरता रहता। लेकिन एक मर्यादा, एक हमारे संस्कार, नमक हरामी नहीं है हमारे खून में। मैंने तेरे घर का अन्न नहीं खाया होता ना, तो आज मैं तुझे वहीं लाती जहां मैंने गंगा विहार के पड़ोसियों को, दीप तिवारी जी और राजकुमार और पलटू मनोहर को डाल दिया था, और एक शंकर अग्रवाल को। मेरे खून में ना गद्दारी नहीं है पुष्पी। मैंने तुम्हारे घर का नमक खाया है। ताई जी ने कई बार मुझे पूड़ी, गोभी की सब्जी, आज भी याद है मुझे फ्लेवर उनका, खाना वाना खिलाया है। कई बार मम्मी मुझे बचपन में बहुत मारती थी, तो तू भी आता था मुझे बचाव के लिए, तेरे पापा भी आते थे, फिर मुझे रोती रोती ऊपर ले जाते थे, फिर ताऊ जी मुझे खाना खिलाते थे, ताई जी डाल के देती थी। तो मैंने तुम्हारा नमक खाया तो मैं इसलिए चुप रही। नमक हरामी नहीं है मेरी रगों में। इसे कहते हैं रॉयल खानदान का खून। ठीक है, मैं चुप रही। मैंने कहा नहीं यार, मैं चाहती, मुझे टाइम नहीं लगता कोर्ट में जाने का। तू नाजायज तंग करता था हमें बचपन में, तुझे इतना प्यार था मुझसे, बहुत प्यार था। ठीक है, कितने तू स्मार्ट भी बहुत, तू बहुत था। अब नहीं है तू स्मार्ट, अब तो तू बुढ़ा ही लगता है। जैसे तू कर्म कर रहा है, वो कर्म की छवि तेरे चेहरे पे तो बन रही है। पहला शिकार तूने मेरे को किया, राइट? जब हम 6, 7, 8 में अलग हो गए, 6 में मेरा एडमिशन सेवा सदन स्कूल हो गया, तेरा कहीं और हो गया था। तो फिर जब मैं स्कूल जाने लगी तो धीरे धीरे तू भी जवान हुआ, हम भी जवान हुए। तेरे मन में कहीं ना कहीं प्यार के बीज उत्पन्न होने लगे, और कहीं ना कहीं तेरे मन में ये चीज़ें बनने लगी कि हाँ भाई, मैं इसको अपनी लैला बना लूँ, मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँ, मैं इसे शादी करूँ ना करूँ। उस वक्त तो तुझे लगता था शादी ही करूँगा। अफेयर तो तूने नहीं चलाया, लेकिन तू मुझे प्यार बहुत करता था, तब तू मुझे सम्मान भी बहुत करता था। लेकिन आज ये पता लग रहा है प्यार और सम्मान तेरा एक नाटक था, एक साजिश थी। ठीक है, तेरे घर में अरविंद बेरी जी, ताऊ जी आते थे, तरुण बेरी जी आते थे। तरुण बेरी जी और अरविंद बेरी जी का घर, वो जहाँ अंदर मोहल्ले नींबू घेर में डेविड अंकल का घर था, उनके वहीं तो आसपास रहते थे। वो रहते थे ना, मंजू ताई जी, अरविंद बेरी जी। और उसके बाद तुम्हारे घर में अच्छा आना जाना उनका था। लेकिन क्या प्लानिंग सर रची, क्या साजिश रची? तुझे सच में मुझसे प्यार था, या सच में मुझसे लगाव था, या मैं सच में तेरे अंदर इमोशनल जगह मैंने बना ली थी, या फिर उन्हीं के कहने में तू मेरे पे लाइन मारता था? ठीक है, तू मुझे इतनी सिक्योरिटी देता था उस वक्त जब मैं स्कूल भी जाती थी, और अगर मुझे कोई लड़का छेड़ देता था और मैं तुझे कह देती थी ना कि मुझे ये छेड़ रहा है, तो तू तेरे नाम फिल्म का सलमान खान बन जाता था मेरे लिए। याद आया मुझे? तुझे याद होगा जब मैं रोज स्कूल जाती थी तो मुझे
जहाँ बड़ी सब्जी मंडी का जीने वाला रास्ता और उसके सामने काशीपुरा मोहल्ला है, वहाँ पर किस टाइप के लड़के खड़े होते थे वो तू अच्छी तरह से जानता है, ठीक है ना। वो तेरा स्टैंडर्ड था ना वो मेरा स्टैंडर्ड था, लेकिन वो लड़के वहाँ खड़े होते थे। मोहल्ले की काफ़ी लड़कियाँ एक साथ झुंड बना के स्कूल जाती थी। उन लड़कियों उसी स्कूल टाइम पर वो सारा ग्रुप खड़ा होता था ताकि हम लड़कियों को वॉच कर सके, हमें देख सके और हमें छेड़खानी कर सके। तुझे याद आया होगा, उनमें से 1-2 लड़के मेरे पीछे लग गए थे। सबके मेरे मोहल्ले की जो लड़कियाँ थी मैं उनके नाम नहीं लूँगी, उनके ग्रुप में ये सेटिंग हो गई थी। तू जानता है वो किस किस की सेटिंग किस किस लड़के से हुई थी। उसमें थे 2-4 लड़के और थे जो लिए 10-12 लड़के एक साथ खड़े होते थे, वो मेरे पीछे पड़ गए थे और मुझे इतना परेशान करते थे कि मैं अपने पापा को ना बता करके मैंने तुझे बात बताई थी। मैंने कहा ऐसे वैसे मैं स्कूल जाती हूँ और मुझे इस तरह से लड़के परेशान करते हैं, मुझे डर लगता है स्कूल जाते हुए। तेरे अंदर वो खूंखार माफिया टाइप का वो खून खोल गया था। तूने कहा तू टेंशन मत ले, तू सब कल सुबह निकल, तुझे कोई नहीं छेड़ेगा। मुझे तुझसे इतनी मोहब्बत हो गई थी ना अंदर ही अंदर। वो मोहब्बत का जो वो ना गुल खिला, वो कहते ना देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए, ठीक है। तो मेरे मन में एक ऐसा लगा कि ये मुझे इतना चाहता है कि ये मेरे लिए जंग लड़ेगा। अब उस वक्त हम मूवियाँ देखते थे बहुत लड़ाई फाइटिंग वाली, तो मैंने कहा लगता है ये लड़ने गया है। और तूने भी कहा कि ये कल से नहीं छेड़ेंगे। और जब मैं सुबह नेक्स्ट डे स्कूल गई तो मुझे किसी लड़के ने मुझे नहीं छेड़ा। 1 दिन नहीं छेड़ा, 2 दिन नहीं छेड़ा। 2-3 दिन बाद मैंने तुझसे पूछा कि हाँ कि वो तो लड़के मुझे छेड़ नहीं रहे, तो तूने कहा हाँ तू बेफिक्र जाकर। मैंने उनको सेट कर दिया कि सबको छेड़ लेना मोहल्ले की लड़की को, लेकिन इसको मत छेड़ना। तो तूने ये बात बोली थी, मुझे वो लफ्ज़ याद है। वो कहता है ना पहला प्यार पहला जुनून, वो याद रहता है यार। वो मुझे याद था जिस तरह से तूने मुझे बोला, और मैं तेरे को देख करके अंदर ही अंदर और प्यार के अंकुरित मेरे खिलने लगे गुलाब के फूल। तो मैंने कहा यार ये कितना मुझे चाहता है, कितना प्यार करता है मुझे, कि मेरे लिए ये उनसे भी लड़ रहा है। और आज मुझे 3-4 दिन हो गए किसी लड़के ने भी मुझे नहीं छेड़ा। जो लड़के मुझे छेड़ते थे वो भी निगाह नीचे करके खड़े थे। तूने कहा हाँ मैंने बोल दिया कि इस मोहल्ले में सारी लड़कियों को छेड़ ले, लेकिन अगर तूने ईशा को छेड़ा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मुझे और दिल में तेरे लिए प्यार रिस्पेक्ट और लगाव हो गया। अब चाहे वो वाला आशिक वाला प्यार कह लो, चाहे वैसा कह लो, चाहे सिक्योरिटी वाला प्यार कह लो, ठीक है। कहाँ गया वो तेरा प्यार अब? कहाँ गया? बड़ा प्यार करता था, फिर धीरे धीरे तू बड़ा हुआ। 1-2 बार तूने मुझे कहा भी था कि शादी करेगी मुझसे। उस वक्त शादी का मतलब भी नहीं पता था हमें, है ना। तू कमाता नहीं था और पता भी नहीं था ना शादी का मतलब। तो यही पता था कि हम शादी करके, मैंने सोचा मैं नीचे रहती हूँ तो ऊपर रहता है, तो मेरे को शादी करके ऊपर ले जाएगा। और मेरी मम्मी मुझे बहुत मारती है तो कम से कम मार से तो मैं बचूंगी। ताई जी तो बहुत प्यार करती है तुम लोगों को, मुझे प्यार भी मिलेगा, अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। तुम्हारे यहाँ तो अच्छा खाना बनता था तब, ताई जी तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तभी तो कह रही हूँ ना, मुझे वो क्या ना बोलते हैं पूड़ी गोभी की सब्जी, ताऊ जी को पता है मुझे गोभी आलू ताई जी के हाथ के बने हुए बहुत मेरे को पसंद है, आज भी पसंद है। आज भी मैं अगर ताई जी के हाथ की गोभी आलू की सब्जी की सोच में पड़ जाऊँ ना तो मुझे स्वाद आ जाता है मेरे मुँह में, बहुत अच्छा मुझे टेस्ट लगता था। तो मैं ज़्यादातर ताऊ जी को बोल के और ताई जी को बोल के रखती थी कि जिस दिन भी तुम गोभी आलू की सब्जी बनाओ तो मेरे लिए इतनी ज़रूर रख दिया करो। ये रखते भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं रखते थे। तो मुझे वो तेरे नमक नहीं बचा लिया पुष्पी, जो तेरे घर का मैंने नमक खाया है। फिर धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, तेरे अंदर जुनून आ गया, तू लड़ने लग गया, बदतमीजी करने लग गया। जैसे जैसे मैं बड़ी क्लास में आई, फिर तूने 1-2 हरकत मेरे साथ गलत करी थी, याद कर, ठीक है, जिसमें मैंने तुझे धक्का मार के भी मैंने तुझे अपने से दूर किया था। और उसके बाद से तेरे अंदर एक नफ़रत और एक जुनून छाने लग गया था। तू अजीब सी हरकतें करने लग गया था, ठीक है। जहाँ वो बचपन का प्यार मेरे अंदर जो प्यार पैदा हुआ वो तूने मुझे नफ़रत में बदलने पे मजबूर कर दिया। तू जैसे जैसे हम बड़ी क्लास में आते रहे तेरे बड़े बड़े लक्षण आते रहे, ठीक है। वो तो बचपन वाला प्यार था 6, 7, 8 वाला, लेकिन जैसे जैसे और बड़ी क्लास में आए तो तेरे अंदर वो बड़ी वाली चीज़ें आने लगी। तू मुझे उस निगाह से देखने लग गया था, ठीक है, कि इस्तेमाल की चीज़ से। फिर तू मुझे सोचता था कि मैं इसका इस्तेमाल करके इसे छोड़ दूँ, या मैं इसे इस्तेमाल ही कर लूँ तो ये शादी करेगी, या मैं इसकी इस्तेमाल कर कर अपने मज़े ले लूँ और साइड में हो लूँ। तेरे लक्षण इस तरह से हो गए थे भैया। जब तुम्हारा पिता रविंद्र टारगेट रंगीला है
तो बच्चों में तो खून आएगा, है ना। तो वो तेरे अंदर आने लग गया था। मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी और मुझे तेरा बचपन वाला प्यार तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन तेरा जो जुनून था, फिर मेरा पीछा करना, मेरा पीछा आना, और तेरे घर में अरविंद बेरी का आना, तरुण बेरी जी का आना, ये मुझे अब शादी के बाद पता चला है कि तुम्हारे इनसे क्या रिश्ते थे। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं तुम्हारे प्लान नहीं समझ लेती। अब ये देख लीजिए कि जो रविंदर टारगेट जी हैं, हमारी सासू माँ के आशिक रह चुके हैं, ठीक है। अब आशिक आप समझ चुके ना कि जिस औरत ने 100 बाप बनाए हो तो वो आशिकगिरी नहीं होती, वो इस्तेमाल की चीज़ होती है, यूज़ एंड थ्रो। तो हमारे रविंदर ताऊ जी भी इनके जलवों के ज़रा आशिक और अच्छे मिजाज के थे, और ये तो इनकी चलो पर्सनल लाइफ है, लेकिन खोलना क्यों है। लेकिन खोल थोड़ा सा इसलिए रही हूँ बात को कि आप लोगों को चैन जुड़ जाए। इनके घर में अरविंद ताऊ जी आ रहे हैं और रविंदर ताऊ जी इनके बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, तरुण बेरी जी पुष्पी के बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, और जो नीरज है इनका छोटा भाई, उनकी जो सास है प्रभा आंटी, जिन्होंने मेरी शादी करवाई है, चारू दीदी की मौसी, और प्रभा आंटी के बेस्ट फ्रेंड रूमा बेरी, और खड़खड़ी से बिलोंग, ये भी खड़खड़ी के, अभी लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था ना दूध वाला भी खड़खड़ी का, तो ये भी खड़खड़ी से, और इनकी बेटी प्रभा आंटी की, इनकी नीरज की वाइफ है, यानी कि रविंदर ताऊ जी की सबसे छोटी बहू, और प्रभा आंटी के जो बेटे जो अब दुनिया में नहीं रहे हैं, वो भी बेस्ट फ्रेंड राहुल बेरी जी के थे। माँ बेस्ट फ्रेंड थी रूमा बेरी जी की। तो इस तरह से जो इनकी प्रभा आंटी के जो बेटे बेस्ट फ्रेंड थे राहुल बेरी जी के, राहुल बेरी जी का उठना बैठना कहाँ ऑफिस था, पालीवाल धर्मशाला, माँ लक्ष्मी टूर एंड ट्रेवल्स। तो जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे अब इनकी साजिश प्लानिंग। तो इस तरह से पुष्पी ने अपना बचपन में तो मुझे बहुत अच्छा रूप दिखाया। जब ये बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ, और जब इसे लगा कि अगर मैं ईशा से शादी कर लूँ तो घर बैठे घर जमाई बन जाऊंगा, बेटा तो है ही नहीं इनका, क्यों ना माल आसानी से हथियाया जा सकता है ना। ऐसी ही इसने इसी टारगेट से कोमल से शादी करी है, क्योंकि देखो आप पुष्पी की हालात देख लो, खुद अपने पैरों पे स्टैंड नहीं होना। इनके पापा ने तीनों लड़के तो करे, लेकिन तीनों को अच्छी तरह से स्टैंड नहीं किया। आपके सामने हालात आप मोहल्ले वाले देखते ही हैं। 3 बेटे और एक पिता मिलकर के एक अच्छे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं बने, और तो और बच्चों को ऐसे संस्कार दिए कि दूसरे की धी बेटियों को परेशान करो, गाली गलौज दो और बदतमीजी करो और माल हथियाओ। तो ये क्या हुआ, बन गया ना भूमाफिया। जब जहाँ जिस पिता ने अपने पुष्पी जैसे बेटे को सपोर्ट करा गलत कामों में, तो वो भूमाफिया ही टाइप के लोग बनते हैं। जब ये बदतमीजी मेरे से करने लग गया और ये मेरा पीछा करने लग गया, जब मैं बड़ी हो गई थी तो मुझे भी थोड़ा इनसिक्योरिटी लगती थी कि लोग इधर उधर मुझे देखते हैं, अच्छा नहीं लगता। मैंने 1-2 बार इसे रोका, पुष्पी देख तू अपने कंट्रोल में रहे, मर्यादा में रहे। इसने मुझे कहा मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुझे कोई और ले जाए, और मेरे को ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि तुझे कोई और देखे, है ना। तुझे देखे मेरी आंखें, इसमें मेरी क्या खता है। तो इसके हालात ऐसे जुनून वाले हो गए थे, तू है मेरी किरण। इस तरह से ये मेरे पीछे पड़ गया और इसने सोचा जब इनके घर का मैं दामाद बनूंगा, इससे शादी कर लूंगा तो माल भी हथियाऊंगा, नीचे का मकान भी हथियाऊंगा, और माँ तो मर जाएगी, बाप भी मर जाएगा, भाई तो है ही नहीं, और बहन तो इसकी शादी हो जाएगी, और मैं अकेला गुंडा बदमाश वो माफिया, और पावर तो मेरे पे है ही सारे नेताओं की। तो मैं क्यों ना इससे शादी करके सारा माल हथिया लूं, क्यों पुष्पी। लेकिन क्या हुआ, जब तूने मुझे ऑफर दिया, तेरी हरकतों से मैं इतनी परेशान हो गई थी, मैंने कहा नहीं, मैं क्यों तेरे से शादी करूंगी, क्योंकि अकल आ गई थी मुझे, है ना, अकल आ गई थी। और लोगों में भी इधर उधर चर्चाओं में आ गया था कि शायद ईशा और पुष्पी का चक्कर है। तो तुम्हारे जैसे भूमाफिया अच्छे शरीफ खानदान की लड़कियों पे बड़े दौड़े डालते हैं,
है ना। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, दो दिलों के मेल में। तो मैंने जब तेरा ऑफर ठुकराया तो तेरे अंदर एक जुनून हो गया बदला लेने का, और वो बदला तूने मुझसे ऐसा लिया। आए दिन तू बाहर खड़ा हो जाता था, बदतमीजी से बोलता था। तेरे को मैं, तू बाहर आकर के खड़ा हो जाता था, बहुत जोर जोर से दोस्तों के बीच में बोलता था, गगन सोडी ले लो, अंकुर ले लो, हन्नी ले लो, ठीक है, ये तेरे मित्र थे, सूरज नेता, अंशु गुप्ता। तो चौराहे पे खड़ा हो जाता था। तेरे पापा भी ऐसी थे और तू भी ऐसी था। तेरे पापा का भी चैप्टर आने वाला है। तो जब आज तो तेरा है, मैंने कहा चलो पुराने अपने दोस्त से जरा दिल की बातें तो शेयर कर ले। तो जब मैं तेरे को, और मैं अंदर पढ़ाई कर रही होती थी और मैं तुझे बाहर आके धीरे से बोलती थी कि भाई पुष्पी तू थोड़ा उधर उधर चला जा, मुझे पढ़ने दे। तुझे पता है कि मैं पढ़ने की बहुत शौकीन थी, ठीक है, लेकिन तूने मुझसे बदतमीजी पे शुरू कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि मैंने तेरा ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। अगर मैं तेरा ऑफर यस कर देती शादी करने के लिए, या मैं तेरे से फिजिकल रिलेशन बना लेती, क्योंकि तूने मुझे ऑफर इसका भी दिया था। तूने सोचा फिजिकल रिलेशन बना लूंगा तो ये डर जाएगी, या तो ये मर जाएगी, या फिर ये मेरे साथ शादी करने को तैयार हो जाएगी। और मैं इसे भी ब्लैकमेल करूंगा कि देख तूने तो मेरे साथ रिलेशन बनाए हैं, अब तो तुझे शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं तेरी भी शादी कहीं और नहीं होने दूंगा, और तू मेरी नहीं तो किसी और की नहीं। तेरे अंदर वो सब चीज़ें आती चली गई, और मेरा जो बचपन का प्यार था, जो अंकुरित हुआ था तेरे अच्छे व्यवहार से, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कांटों में चुभने लग गया था मुझे। और मैं जब स्टडी कर रही थी, तेरे नंबर तो वैसे भी कम आते थे, तुझे पता, तू 10th के आगे भी नहीं पढ़ा। लेकिन जब मैंने तुझे आके बोला कि तू थोड़ा सा उधर पढ़ ले, अगर तुझे मुझसे प्यार होता तो तू ये टीम ही नहीं खड़ी करता, तू मेरे को सपोर्ट करता, उनको भगा देता कि चलो भाई तू पढ़ ले, अपना करियर बना। लेकिन तेने नफरत का बीज बोया, बदला लेने का बीज बोया, साजिश प्लानिंग के कारण जो मैंने तेरा ऑफर ठुकराया। वो कहते हैं ना, लंगूर को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। तो तूने मेरे साथ बदतमीजियाँ शुरू कर दी। मैंने तुझे कहा था कि मेरा टेस्ट है, स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो तू यहाँ शोर मत मचा, तेरा घर ऊपर है, तो तू या तो अपने घर ले जा इनको, या यहाँ से चला जा। याद होगा तूने कितनी बदतमीजी से बोला था। अंशु ने भी मुझे बोला था कि तू पढ़ लेना। अंशु ने बोला तू पढ़ लेना, तो अपना पढ़ाई में दिमाग लगा ले। मैं कहा तू ज़्यादा ना बोल, मैं पुष्पी से बात कर रही हूँ। याद होगा तुझे पुष्पी, तूने क्या कहा, तू अंदर चल। मैंने कहा इसमें क्या बात है? तूने कहा यहीं फोड़ दूंगा मैं तुझे, तू अंदर चल, और ये तेरे बाप की रोड नहीं है, मैं यहीं बैठूंगा, मैं पूरी रात बैठूंगा, चाहे मैं पूरी रात शोर मचाऊं। तू कौन कह रहा है तुझे पढ़? मत पढ़, जब मैं चला जाऊंगा तब पढ़ लियो। याद आया होगा तुझे। वो धीरे धीरे तेरी ऐसी हरकतें आए दिन निश्चिता पे आती रही। कभी तू बैल बजाता था मेरी, कभी तू बाहर से कुंडी लगा करके बैल बजा के चला जाता था। तूने मेरी जासूसी करनी शुरू कर दी, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ आ रही हूँ। फिर तूने देखा कि ये तो ऐसे पिघल नहीं रही, तो तूने मेरे खिलाफ भी षड्यंत्र रचाए। और लड़के जो मुझे चलते फिरते कोई सीटी मारता था, कोई बदतमीजी बोलता था, कोई मुझे अपशब्द बोलने लग जाता थे मोती बाजार के लोग, ठीक है। तूने सोचा कि बाप तो कमजोर है इसका, सीधा है, दादी भी सपोर्ट में नहीं है, परिवार ही टूटा हुआ है, चाचा भी सपोर्ट में नहीं है, चाची भी सपोर्ट में नहीं है, चाची का जो लड़का है निशांत अरोड़ा वो भी सपोर्ट में नहीं है। तो ये बुलाएगी किसे? कोई मर्द ही नहीं है इनके घर में। तो आज तो मुझे पूरा विश्वास होता है कि भगवान है। उस वक्त तो मुझे भगवान के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन तूने मेरे साथ इतनी हरकतें करी, इतनी गाली गलौज करी, तूने मुझे पढ़ने नहीं दिया, बदतमीजी पे आ गया। और तूने किस हक से मुझे, ये अब सुनिए ध्यान से, जब मेरी मम्मी 2016 में 8 जनवरी को मरी, तो जाहिर सी बात है बेटी जाएगी अपने मायके। मैं अपने मायके गई, रात को 2 बजे ये मुझे गंदी से गंदी गालियां दे रहा था। मुझे बताए सरकार, क्या जब माँ एक्सपायर हो गई हो, पिता घर में ना हो, जवान बहन छोटी हो, और ये मुझे ठंड के टाइम में रात को 2 बजे, जिस दिन मेरी मम्मी एक्सपायर हुई 8 जनवरी को, रात को 8 जनवरी को 2 बजे रात को पी पा कर आया और दरवाजे पे लात मार रहा, बाहर गाली दे रहा, गंदी गंदी गाली दे रहा था। आप समझ सकते हैं एक पुरुष क्या गालियां दे सकता है एक लड़की को। वो गंदी गंदी गालियां दे रहा था, और
क्या नाम बोलते हैं, उसके बाद मैं बाहर उठ के ठंड में बाहर आई। मैंने इससे प्यार से बात करी थी। मैं कहा पुष्पी भाई तू हमें सोने तक, तू हमें क्यों परेशान कर रहा है? ये मेरी शादी की बात बता रही हूँ, क्योंकि आज पुष्पी का चैप्टर चल रहा है तो आज पुष्पी की सारी हरकतें एक साथ डाल रही हूँ। तो इसने मुझे गंदी गंदी गाली दी, साली कब्जा करने आ गई है, साले ये मालिक बनेंगे इस मकान के, ये बेरी भी मालिक बनेगा यहाँ का, आ गए यहाँ पे कब्जा करने। बोला था ना यहाँ सेट है मेरे यहाँ, ठीक है। पता है क्या होता है, जब कोई प्यार करने वाला लड़का, हमें चाहने वाला जब भौंकने लग जाए ना, जब ये मेरे क्या कहूँ मैं तुझे, मेरी खास नहीं बताया था मुझे कि जब अपना ही पाला हुआ कुत्ता भौंकने लग जाए ना, तो समझ लेना कि तुम्हारे कुत्ते को ना हड्डी तुम्हारा कोई घर वाला ही खिला रहा है। तो मैं उसी दिन समझ गई थी, तू जो आज जो 2 बजे मेरी माँ की डेथ पर तुझे मेरे घर में आना चाहिए था, 2 बजे नहीं शाम को आना चाहिए था, बैठना चाहिए था, मेरे आंसू पोंछने चाहिए थे, मेरे हिम्मत देनी चाहिए थी, सपोर्ट करना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि मैं तेरे साथ हूँ, बता तेरा क्या काम करना है, तू अकेले कैसे काम कर पाएगी, मम्मी की भागदौड़ी कैसे कर पाएगी, मैं हूँ तेरे साथ। मदद करने की बजाय तूने मेरे साथ बदतमीजी करी, गालियाँ दी, घर से निकालने की धमकी दी, गंदी सी बनती थी, 2 बजे से 3 बजे तक बोलता रहा। मजबूरी में मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, तूने उनको भी बोला आजा बेरी आजा, सुबह आजा, मैं तुझे देख लूँगा। है क्या तू साला यहाँ मकान में कब्जा करेगा क्या? है ये तू कब्जा करेगा क्या? सास तो तेरी मर गई है। और ये भी तूने मुझे भी गाली दी, मेरी बहन को भी गाली दी। हम चुप थे, हम भी बात नहीं चाहते थे रात को 2-3 बजे की समाज उठ जाएगा नींद में से और उनकी नींद में दिक्कत आएगी। हम नहीं चाहते कि रात को ये बात। मैंने सोचा सुबह तू शांत हो जाएगा, शांति से बात करेंगे, ठीक है। लेकिन तू उस दिन से तो फिर वो गायब हो गई। तू, मैंने कहा ना, तू तो दिखता ही नहीं, रॉकेट की तरह फुर रोता है, रॉकेट की तरह मार्केट जाता है, रॉकेट की तरह तो सीधा अपने घर चला जाता है। तो तू अपनी गुंडागर्दी मुझे दिखा रहा था ना कि मेरे पास मदन कौशिक है, जा कर ले, तेरे से जो होता है जा तेरे से जो होता है ना वो कर ले। तू, मेरे पास बहुत पहुँच है, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, यही बोला था ना तू मुझे, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। कर तो दिया महादेव ने। तेरी औकात और मेरी औकात में कितना अंतर है आज। तेरा बाप भी बीएचएल एम्प्लॉई, मेरा बाप भी बीएचएल एम्प्लॉई, बल्कि तेरा तो ज़्यादा राजा होना चाहिए क्योंकि वो तो जवानी से ड्यूटी पे लग गए थे। तेरी औकात देख ले और मेरी औकात देख ले, फाइनेंशियली भी देख ले और रुतबे में भी देख ले। तूने मुझे एक ऐसी लड़की को गाली दी जो हमेशा तेरे लिए मैंने दुआएं मांगी है, हमेशा। मैंने कभी तेरे लिए बद्दुआ नहीं मांगी। मैंने कहा चलो ये बेचारा बहुत मेहनती है। जब तेरी कोमल से शादी हुई, अब फिर क्या हुआ, जब तुझे लगा मेरी तो शादी होगी, जब मेरी शादी होने वाली थी, तूने मुझे, जिसे मेरी मेहंदी लग रही थी, तूने मुझे तब भी आके गालियाँ दी थी, गंदी गंदी गाली दी। मेरी दादी देख रही थी, शांति अरोड़ा जी, हमारी दादी देख रही थी तमाशा। मेरी बुआ की लड़कियां भी आई हुई थी, ठीक है, उसने भी देखी, गालियां दे रहे थे। मैं ऊपर जाके दादी को के पास रोई कि मैंने कहा आपने देखा पुष्पी ने मुझे कैसे गाली दी। मेरी दादी ने कहा मैं क्या करूं, ये मेरी दादी है, मैं क्या करूं गाली दे रहे हैं। और कोई दादी होती ना, मेरी जैसी दादी होती, मेरी पोती को कोई कुछ कहता, मैं तो यूं पकड़ के गर्दन यूं मोड़ देती कि मेरी पोती के साथ बदतमीजी वो कैसे करी। देखिए इसने मुझे गाली दी कि बेरियों के घर जा रही है, धंधा करने वाले लोगों के घर में जा रही है, वो तो साले दल्ले हैं, ये दल्ली, ये भी ये मोहल्ले की दल्ली वहीं जा रही है। तो खूब बोला था, याद होगा तुझे। तुझे कहीं ना कहीं दर्द भी उठा कि मैं दलालों के घर जा रही हूँ, और कहीं ना कहीं तुझे इनसिक्योरिटी भी हुई कि हाय अब ये क्या होगा, ये तो मैं इसे चाहता था, ये तो मुझे दिखती तो थी, देख करके ही खुश हो जाता था मैं, अब तो यहाँ से कोई और ले जाता है। अब एक बार बताऊँ, जब तुम्हारे जैसे आवारागर्दी करने वाले बेरोजगार जब उस मोहल्ले में घूमते हैं ना, मैं उन लड़कों के लिए कह रही हूँ, तो तुम्हारे मोहल्ले की लड़कियां ना ऐसे ही राजा उठा के लेके जाते हैं फिर कमाने वाले जो मेहनती होते हैं। तुम्हारे जैसे भिखारियों के पास रह के लड़की क्या करेगी। फिर तूने दूसरा शिकार करा मेरे जाने के बाद, कोमल, वो भी एक अच्छे घर से अच्छे इज्जतदार पिता की लड़की है। पता नहीं पुष्पी में क्या देखा, अब उसे संजोग कह लो या जादू टोने कह लो, टोटके कह लो, है तो ये भी बहुत बड़ा तांत्रिक हमारा पुष्पेंद्र। मौलवियों के पास और तांत्रिकों के पास तो इसका आना जाना इसका खानदानी हिस्सा है। तो इसने मैं चिड़िया हाथ से निकल गई, इसके देश से निकल गई, तो वो वाली बात होगी ना, ये गलियां ये चौबारा
ना आना या दोबारा। तो ये मेरे शादी के बाद से लेकर अब तक मेरे घर तक इस बंदे ने नहीं आने दिया। मैं जब भी जाती थी मुझे गाली गलौज बदतमीज, मेरे हस्बैंड की बेइज्जती, मेरी बेइज्जती और भी लड़के लगाता था। किसके कहने पे? अरविंद बेरी जी के कहने पे, राहुल बेरी जी के कहने पे, रूमा बेरी जी के कहने पे, प्रभा आंटी के कहने पे, चारू दीदी के कहने पे, और विदित जो इसने मेरी बहन के पीछे लगाया था। वो ऐसी नहीं बच्ची शिकार हुई है, वो भी तेरा शिकार था। तूने सोचा कि रूमा बेरी के साथ मिल करके ये कांड करूँगा, तो इसको एक डीलिंग दी गई थी कि इनको बर्बाद तुझे करना है, दोनों लड़कियों को। किसी भी तरीके से नज़र रख, चौकसी रख, मार, गाली दे, अपने घर तक नहीं पहुँचने चाहिए। ये सचिन और ईशा और इसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर हिमानी को ब्लैकमेल करवाने वाला भी तू ही है। मैं सब जानती हूँ। तेरी ब्लैकमेलिंग तूने हमारी बहन कन्नी को भी करा था, एक बार तूने मुझे भी किया था। तेरी मैं रगों से जानती हूँ। तेरा बाप भी ऐसा है, तेरे बाप के लिए भी मैं अभी बताऊंगी आगे। लेकिन तूने हमें जीने नहीं दिया। तूने इतना मजबूर कर दिया था, तुमने इतना मजबूर कर दिया था कि मेरी बहन ने भी आत्महत्या करी थी, याद होगा तुम्हें, मेरे पापा की डेथ के बाद 2011 में। ठीक है, उसके सारे पेपर पड़े हॉस्पिटल के मेरे पास। तुम लोगों ने इतना जीना आराम कर दिया था। तेरी मम्मी ने हमें गालियां देनी शुरू कर दी, तूने देनी शुरू कर दी कि मेरी बच्ची ने आत्महत्या कर ली थी। और उस वक्त मैं अकेले हॉस्पिटल में स्ट्रगल कर रही थी उसको जिंदा रखने के लिए। यहाँ तक कि मेरी माँ भी नहीं आई थी। और तूने ही मेरी बहन को इतना खिलाफ कर दिया। तू मुझे बार बार कहता है कि 20 लाख ले ले, अलग हो जा। क्यों? तेरे बाप की प्रॉपर्टी है वो। बोल, क्यों बोलता है तू? किसके बलबूते पे फैलता है? कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, चाहे तू हो चाहे तेरे ऊपर बैठा हुआ तेरा बाप। अगर तेरे कर्म गंदे हैं ना, तो तुझे वो मौत मिलेगी कि याद रखेगा। तो आज मेरा सोमवार का व्रत है और तुझे पता है मैं शुरू से व्रत रखती हूँ। तुझे महादेव बख्शेंगे नहीं। जिस तरह से तू लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करता आया है और की है, ठीक है। तूने कोमल बच्ची को भी, जबकि तू कोमल के लायक नहीं है, मेरी नज़र में तो नहीं है तू। वो इतने इज्जतदार बाप की बेटी है वो, लेकिन तू कोमल के लायक नहीं है। कोमल तो बहुत प्यारी सी बच्ची, सुंदर सी है, लेकिन अपनी औकात देख ले। अब तू क्या क्या काम करता, तेरे कर्म तुझे नहीं छोड़ेंगे। तूने हमारा जीना इतना हराम कर दिया था कि तेरा बस चलता तो तू मुझे भी आत्महत्या करा देता, और मेरी बहन को तो मैंने एक बार बचा लिया। तो कहाँ भरेगा, कहाँ भरेगा तू? ठीक है, तू भरी तो रहा है। तेरी औकात देख ले और उनकी देख ले, जो तेरे अरुण चाचा है। अपने बेटे को, अपनी बेटियों को सेट कर चुके हैं और मकान भी बना लिया है। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलता है। तुम जहाँ थे वहीं के वहीं रहोगे। तुम लोगों ने जितना मुझे दुखी किया है ना, ये मेरी पहली बार आहा निकल रही है तुम लोगों के लिए। मैं चुप इसलिए थी क्योंकि मैंने तुम्हारा नमक खाया था। नमक नहीं खाती ना, तो आज मैं तुझे कोर्ट के चक्कर लगवा देती। समझ में आई? और तूने जो मेरी लड़की गायब करवाई है ना, धमकी देकर हिमानी को, मेरी माँ को तू मारता था, मेरी माँ से तूने पैसे ले रखे हैं, ठीक है। मेरी माँ को कितना तूने टॉर्चर किया, तूने इतना टॉर्चर किया। मेरी माँ से बहुत पैसे लेके तू खा गया। कमाई तो नहीं सकता, हफ्ता वसूली तो करता था तू वहाँ पे। फिर मेरी बहन को ब्लैकमेल करता रहा, मेरी बहन के मुंह पे मिठा बना रहा, मेरे खिलाफ करता रहा ताकि मैं उसको बचा ना सकूं। और उसके बाद तो उसको भी ब्लैकमेल करके खा गया और गायब कर दी। और बताने पे और कह दो कि हिमानी का पता बता दे, तो तेरी डिमांड होती है पैसे की, कि पैसा दे दो तो मुंह खोल लेंगे। कोई बात नहीं, ईश्वर है। तूने अगर गायब करवाई है ना मेरी बेटी, तो तुझे ईश्वर नहीं माफ़ करेगा। तेरा कर्मा लौट कर आएगा तेरे बेटे शिवाय पे। ध्यान रखना।